क्या हाल चाल, ऐसे करके शुरू हो गया शुरू। हाँ, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के बारे में। क्लास ट्वेल्थ में टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट हैं, किस यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग फुल डिटेल सिलेबस को देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस जो है वो क्या है, हमारा स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए जिससे हम 95 प्लस स्कोर कर पाएं, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, कहाँ से लें, हम आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। आज से हमारा पहला क्लास है। तो आज का मोटिवेशन है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। इसी मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आपका जो सिलेबस है वो पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड फॉलो करती है, पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है। क्लास ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका दो पार्ट है, एक है पार्ट वन, एक हमारा क्या है पार्ट वन, और एक हमारा है पार्ट टू। ये दो बुक आपको पढ़ना होता है। अब ये जो पहला बुक है ये कितना मार्क्स कैरी करता है, ये दूसरा बुक जो है ये कितना मार्क्स कैरी करता है, इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से यूनिट हैं, हर यूनिट का वेटेज क्या है, मार्क्स वेटेज क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्लास ट्वेल्थ में दो बुक पढ़ना होता है एनसीईआरटी का, भाग वन और भाग टू। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम का जो पैटर्न है वर्तमान समय में उनके बारे में। एग्जाम पैटर्न जो होता है उनको समझते हैं हम लोग। टोटल जो आपका मार्क्स है वो 100 रहता है, और ये 100 मार्क्स जो होता है इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा थ्योरी पेपर और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल पेपर, जिसको हम लोग हिंदी में सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल को प्रायोगिक बोलते हैं। ये जो थ्योरी होता है ये 70 मार्क्स का होता है, और जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है। अगर इन दोनों को देखें तो हमारा ये 100 हो जाता है। ये जो 70 नंबर है इसका तैयारी आप कोचिंग में क्लास में करते हैं, और ये जो 30 नंबर है ये आपका प्रैक्टिकल होता है। इसके लिए जो आपका जो आपका स्कूल है, जो आपका कॉलेज है, वो आपका एडमिट कार्ड जारी करती है, आपका सेंटर पड़ता है और आप वहां जाते हैं, फिर आप वहां पे एग्जाम देते हैं। इनका भी कुछ डिवीजन है जो हम आपको बताएंगे। तो इनका जो डिवीजन है, पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी पर। थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है आपका, ये कैसे आता है एग्जाम में, किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव आता है, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहेंगे, और इसी को हम लोग एमसीक्यूज भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें हमको लिखना होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्शन वाला, ये आपका सब्जेक्टिव होता है जो हमें लिखना होता है। ये 50% होता है और ये 50% होता है।
थ्योरी जो होता है हमारा वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 35 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और 35 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव आ जाएगा, अगर हम इसको 50-50% में डिवाइड करें तो। ठीक है, अब यहां पे जो है ये हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा थ्योरी है ये 70 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स का आता है। और इसमें दो पार्ट है, एक आ जाता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, जो मार्कशीट पेपर पे भरना होता है। और एक होता है सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लिखना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें जो है ये आपका आता कितना है, टोटल जो ऑब्जेक्टिव आपको आएगा ये 70 रहता है। कितना रहता है? 70। लेकिन आपको बनाने कितने होते हैं? बनाने होते हैं आपको केवल 35। और ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये 1 मार्क्स का होता है। तो ये 1 मार्क्स, इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव आपको 35 नंबर का बनाना है। रहता है 70 क्वेश्चन, बनाना आपको 35 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका दो पार्ट रहेगा। इसमें आप, ये आपका रहेगा खंड अ में, सेक्शन ए में रहेगा, और ये आपका रहेगा सेक्शन बी में। सेक्शन बी में रहेगा ये आपका, सेक्शन बी में। तो क्वेश्चन जो इसमें आता है ये दो प्रकार से आएगा। एक आएगा शॉर्ट आंसर करने के लिए, एक रहेगा लॉन्ग आंसर करने के लिए। लॉन्ग आंसर, एक रहेगा लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर जो होगा वो होता है लघु उत्तरीय, और ये आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है उसमें हमको टोटल जो है 70 नंबर का बनाना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव 70 आएगा, जिसमें हमको बनाने 35 है। आप कहीं से भी बना सकते हैं, 70 क्वेश्चन में से आप कहीं से भी चुन के बना सकते हैं। ये नहीं है कि शुरू से 35 बनाना है या 20 से 35 बनाना, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप कहीं से भी 35 चुन के बना सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव जो है हमारा, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये दो टाइप का आता है, उस पर हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, वीडियो में। अब आगे देखिए, हमारा जो क्वेश्चन आता है उसमें कुछ चीजें, ऐसे मान लीजिए कि टोटल क्वेश्चन कितना होता है। ठीक है, जैसे टोटल क्वेश्चन कितना रहता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें क्या रहेगा, अभी जैसे हम आपको बताए 70 ऑब्जेक्टिव हो गया, और जो आपका शॉर्ट टाइप होगा ये आपका 20 होता है। कितना होता है? 20। बनाने कितने होते हैं? 10। और ये कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के। ये टोटल आपका 20 हो गया। ये जो लॉन्ग टाइप होता है ये कितने होते हैं? 6। बनाने कितने हैं? 3। ठीक है, अगर हम टोटल क्वेश्चन देखें तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 70, 20 और 6। ठीक है, 70, 20 और 70 हो गया ऑब्जेक्टिव, 20 हो गया शॉर्ट टाइप, और 6 हो गया लॉन्ग टाइप। तो टोटल हमारा जो क्वेश्चन है 70, 20 और 6, यदि आप इसको जोड़ें तो ये कितना आएगा? 96, यानी 96। ये आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अब आपको समय कितना मिलता है एग्जाम में? जो आपका पेपर होता है थ्योरी का, इसमें आपको समय मिलता है 3 आवर्स और 15 मिनट्स, यानी कि 3.25 घंटा के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, ये 15 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलता है एक्स्ट्रा, कि आप पढ़िए इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे क्या करना है ना, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ है,
1 से लेके 70 के बीच में कौन सा क्वेश्चन है। ठीक ठीक है, फिर जो है 1 से लेके 20 जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, फिर 1 से लेके 6 तक जो, इस तरह से आपको 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलता है, इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, समय आपको पता चल गया कि 3.25 घंटा का एग्जाम होगा आपका। कितना क्वेश्चन आएगा, तो 96 क्वेश्चन आएगा। तो 96 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें जो आपको सॉल्व करना है ना, इसमें जो आपको सॉल्व करना है, टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या आपको कितना सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखिए क्या बताया आपको, 70 है, 70 में आपको बनाना है 35, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये शॉर्ट टाइप हो गया, 20 रहेगा, आपको बनाना है 10। ये आपका लॉन्ग टाइप हो गया है 6, बनाना है 3। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 48। यानी कि हमको टोटल क्वेश्चन जो है 48 बना के आना है एग्जाम में, टोटल 48, जिसमें 35 आपका एमसीक्यू रहेगा, 35 क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, 10 रहेगा शॉर्ट टाइप और 3 रहेगा लॉन्ग टाइप। रहेगा तो 6, बनाना आपको 3 है, बनाना कितना है 10 है, बनाना कितना 35। ठीक है, ये चीज आप समझे होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो प्रिंटेड पेज होता है वो 40 रहेगा, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा ना तो वो आपको 40 पेज रहेगा, 40 पेज। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, देखिए ये है, तो इसमें जो है टोटल 40 पेज, 1 2 इस तरह से ये आपका यही है, ये इस साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये आपका 40 पेज का प्रिंट आउट रहता है, जिसमें आप अच्छे से भर सकते हैं। फुल मार्क्स कितना रहेगा, 70 मार्क्स का थ्योरी। ठीक है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद देखिए वही चीज है, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आप देखिए इसमें यहाँ क्या है, टाइप्स दिया हुआ है, टाइप्स ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। ये आपका सेक्शन ए में आता है और ये दोनों जो है आपका सेक्शन बी में आ जाता है, ये दोनों आपका सेक्शन बी में आता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे सेक्शन ए जो है इसमें ऑब्जेक्टिव है, और देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 70 है, बनाने कितने हैं 35 है। एक क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स कैरी करता है, जब 1 मार्क्स कैरी करता है तो कितना हो गया 1 इंटू 35, यानी कि 35 हो गया। इधर देखिए शॉर्ट टाइप 20 है, बनाना 10 है, तो 10 और ये होता है 2 मार्क्स का। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 35, ये हो गया 20, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग टाइप का, बनाना कितना है 3, तो 5 3 जा 15, 5 दिया 15, तो देखिए यहाँ पे 35 20 55 15 70 हो गया टोटल। ये आपका जो है क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है अब यहाँ जो हम लोग है, हम जो बताए आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल जो होता है बच्चों वो आपका 30 मार्क्स का होता है, तभी तो 70 और 30 मिलके 100 होगा। ये आपका 30 मार्क्स का होता है। इसमें जो प्रयोग होता है, जो प्रैक्टिकल जो आपको एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। जो आपको प्रयोग करवाया जाता है वहां पे, जब आप स्कूल विजिट करेंगे, जहां आपका सेंटर दिया जाएगा, वहां सेंटर एडमिट कार्ड आएगा, जैसे एग्जाम का आता है ना, ऐसे ही करके एडमिट कार्ड आता है, सेंटर मिलेगा आपको, सेंटर पे जाके वहां एग्जाम देना होता है। वहां जो होगा वहां आपका 15 नंबर हो गया, और प्रैक्टिकल में जो भाइवा होगा, मतलब आपको बुलाया जाएगा और वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बुला के कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी जैसे मान लीजिए फिजिक्स का है तो फिजिक्स से ही रिलेटेड थोड़ा बहुत वो जानने का प्रयास करता है कि बच्चा जो है किस हिसाब से पढ़ रहा है या क्या जानकारी है, वो अपने स्तर से आपको भाइवा लेते हैं वो लोग। तो ये आपका रहता है 10 मार्क्स का। ठीक है, कितना मार्क्स का 10 मार्क्स का। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, तो आपको इस तरह से 10 में आप आपके जवाब देने पर निर्भर करता है कि आपको कितना नंबर मिलेगा। और प्रैक्टिकल जो कॉपी होगा वो जो आप बना के देते हैं उसको, वो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया 30 मार्क्स हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, और देखिए प्रैक्टिकल में भी बच्चा फेल होता है, प्रैक्टिकल में भी पासिंग मार्क्स होता है, ध्यान देना है। प्रैक्टिकल में भी पासिंग मार्क्स होता है, आप नहीं सुने होंगे कभी पासिंग मार्क्स। अगर आपका 12 से कम आ गया
तो आप फेल हो जाएंगे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में फेल मतलब रिजल्ट फेल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में फेल ना हो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी आप स्कूल में हैं या जो भी कॉलेज में है, अभी तो स्कूल ही हो गया है, अगर आप स्कूल में हैं तो आपका जो रिलेशन है ना टीचर के साथ में, वो अच्छा होना चाहिए। आप वहाँ पे मिसबिहेव करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दे। ये रेयर केस है, बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आप जाते हैं कॉलेज, टीचर्स कैसे बात करते हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, इस बेसिस पे आपको ये नंबर मिलता है। ये भी चीज इसमें कंसिडर करते हैं टीचर लोग। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रणनीति है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि जैसे फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स में कुछ ना कुछ आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए, जिसको आप फॉलो करते हुए अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छा मार्क्स लाएं। अब जैसे देखिए कि दो तरह के लोग होते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने जाना है, जैसे मान लीजिए दिल्ली आपको घूमने जाना है, और उसमें दो तरह के लोग होते हैं। क्या करेंगे, एक आदमी होंगे कि जो बुरा बिस्तर लिए और चल दिए एकदम, वहीं जाके पता करना है कि दिल्ली में कौन कौन ऐसा जगह है जो घूमने लायक है, तो वो वहां जाके पता करेंगे। और दूसरा आदमी है जो पहले से ये पता करता है कि भाई वहां पे ऐसा कौन कौन सा जगह है जहां पे हम घूम सकते हैं। वो पहले चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे एआई हो, मतलब अलग अलग सोर्स से वो जानकारी पहले इकट्ठा करेगा कि वहां पे घूमने लायक कौन कौन जगह है, और अगर घूमने लायक है तो हमको कौन कौन सा जगह घूमना है, उसमें कितना दिन लगेगा, कितना हमको अपना जो है एक जो बजट है वो लेके चलना होगा, हमको कपड़ा कितना लेके जाना है। ये तमाम चीजें वो कैलकुलेट करके जाता है ताकि उसको दिक्कत ना हो। और दूसरा ये होगा कि मान लीजिए कि वहां जाके पता करेंगे कि हाँ कौन कौन सा जगह, वहां पूछेंगे बताइए यहाँ पे कौन कौन जगह है, तो वो हो सकता है कि लोकल जगह घूम ले और फिर वापस आ जाए, उसको लगेगा कि अरे हम तो दिल्ली घूम के आ गए। तो हमको पहले से ही रणनीति तैयार करना होगा, अगर हमको घूमने जाना है तो वो अच्छे से घूम के आएंगे वहां पे। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा रणनीति होना चाहिए जिससे आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सके और जिससे आपका एक जो सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है वो भी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अनुज, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है, बंद कर लीजिए उसको। यहाँ पे जो है जैसे होता क्या है, जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो मोबाइल कितना बज रहा है, बाहर बज रहा है, थोड़ा। तो होता क्या है कि जैसे बच्चा जो है तैयारी करता है, तो शुरू में उसका जो जोश है ना, जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, लेकिन क्या होता है एक महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना के बाद वो मतलब पढ़ना बंद कर देता है, या कह सकते हैं उसका एनर्जी लेवल पूरा एकदम नीचे हो जाता है। उनका बहुत सारा कारण है, या तो क्लास छोड़ देता है या उसको समझ में नहीं आता है। होता क्या है, जब आप शुरू से ही उस चीज को मेंटेन रखते हैं, कंसिस्टेंसी को यदि आप मेंटेन रखते हैं शुरू से ही, है ना, शुरू से अंत तक एनर्जी लेवल यदि आपका बरकरार रहता है तो आपका तैयारी बेहतर होगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग है एकदम जोश में है शुरू में और बाद में फिर जो है प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, एकदम अब क्लास ही नहीं जा रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। पहला बात, शुरू से लेके अंत तक आपका जो एनर्जी लेवल है वो सेम होना चाहिए। जो जोश आपका पहला चैप्टर पढ़ने में है वही जोश आपका 15वां चैप्टर तक रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्लास जो है ना रेगुलर होना चाहिए, विदाउट बैकलॉग। ये फिजिक्स में क्या है कि आप समझिए इस चीज को, फिजिक्स में क्या है, यदि आपका बैकलॉग लग गया ना तो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके फिजिक्स में ज्यादा। फिजिक्स का हम बताएंगे क्या है चैप्टर नहीं है, सब टोटल जी बताएंगे। तो इसमें क्या है कि यदि आप क्लास छूट गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यदि आप एक दिन दो दिन ऐसे करके लेक्चर मिस करते हैं या क्लास मिस करते हैं, आपको प्रॉब्लम होगा, ये सच्चाई है। और सच जो है थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना होगा आपको। ठीक है, क्या होता है, कड़वा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज को आपको मेंटेन करना है और साथ ही साथ क्लास रेगुलर करना है। ठीक है, और एक तीसरा चीज जो होता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जो बेसिक मैथ्स होता है ना, यदि वो आपका कमजोर है तो फिर आपका फिजिक्स कभी स्ट्रांग नहीं होगा। अब बेसिक मैथ्स का मतलब क्या है
कि आपका जो अलजेब्रा है, बीजगणित, वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आपका जो लॉगरिथम है, जो लॉग वगैरह जिसको बोलते हैं आप, लघुगणक, वो अच्छा होना चाहिए। बेसिक एकदम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, जो फिजिक्स में काम आता है वो आपको आना चाहिए। अब इसे द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको बेसिक नॉलेज का होना चाहिए। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ये थोड़ा आना चाहिए आपको। कलन अच्छे से आना चाहिए, इसमें इसका दो पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन, ये दो चीज आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। होता क्या है कि जब आपको कैलकुलेशन, डेरिवेशन तभी समझ में नहीं आता है जब आपका कैलकुलस कमजोर होता है, जब आपका सदिश जो है कमजोर होता है, वेक्टर एक चैप्टर ही होता है 11th में, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। और ये जो कलन है, कैलकुलस, ये तो आपको मैथ्स में तो पढ़ना ही है क्लास 12th में। इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, लगभग समझिए 45 मार्क्स का वेटेज होता है। अभी तो डबल कर दीजिए आप, है ना, अच्छा खासा वेटेज होता है एग्जाम में मैथ्स में, और काफी बड़ा चैप्टर है, लगभग 60% के आसपास हमको लगता है कि मैथ का सिलेबस यही कवर करता होगा, ठीक है। लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है, इतना आपको जरूर पढ़ना है कि जिससे आपका फिजिक्स का जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है। तो ये सब चीज करना है आपको। तो हमको क्लास को रेगुलर करना है, और एनर्जी लेवल हमको बरकरार रखना है, और बेसिक मैथ्स जो है वो आपको पढ़ लेना है। क्या क्या पढ़ लेना है उसमें, बीज गणित में क्या क्या पढ़ लेना है, लॉग पढ़ लेना है, द्विघात समीकरण पढ़ लेना है, द्विघात प्रमेय पढ़ लेना है, और कैलकुलस ये तो पढ़ ही लेना है, इसके बिना तो फिजिक्स अधूरा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक अंतिम सदिश, ठीक है, जिसमें आप ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है एक बड़ा सेक्शन न्यूमेरिकल का। बच्चों को प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल में। अब ये देखते हैं कि भाई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्यों आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपका कैलकुलेशन जो है अच्छा होगा, और कैलकुलेशन, जब आपका कैलकुलेशन क्या होगा, अच्छा होगा। और कैलकुलेशन तभी अच्छा होगा जब आपका बेसिक मैथ्स ठीक ठाक रहेगा। अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या है कि जो भी टॉपिक का आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो थ्योरी है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो डेरिवेशन है उसमें प्रॉब्लम होता है। डेरिवेशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग डेरिवेशन बनाते हैं तो उसमें बच्चों को दिक्कत आता है। उसका भी कारण क्या है, मैथ्स। अगर आपका ये सब चीज अगर सही है, फिर आपको डेरिवेशन में कहीं से भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आप थोड़ा कैलकुलेशन को सही करिए, और कैलकुलेशन को सही करना है तो मैथ्स का जो बेसिक चीज हम बताएं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और इस पे काम कर लीजिए, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम खत्म। और उसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, उसको भी शामिल कर लेना है, चीजों को अच्छे से समझना है। फिर डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन का क्या है, तो डेरिवेशन जो आप पढ़ते हैं, जो आप करते हैं, उसको 2 से 3 बार लिखिए, जैसे टीचर बताए उसको लिखिए बार बार, समझिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे कौन सा स्टेप लिया गया है, ये सब चीज आप समझिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, क्लास 12th का जो चैप्टर है उसके बारे में समझते हैं, उसका जो ब्रांच है उसके बारे में समझते हैं। क्लास 12th में, हम क्लास 12th बोल रहे हैं, हम फिजिक्स नहीं बोल रहे, फिजिक्स में तो बहुत सारा ब्रांच है। क्लास 12th में हमारे पास जो सेक्शन है वो 3 है। वो कौन कौन सा है, पहला सेक्शन जो है वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। दूसरा जो है वो है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, और तीसरा जो है वो हमारा क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम लोग आधुनिक भौतिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। हमारे पास 3 सेक्शन, 3 ब्रांच है, 3 शाखाएं हैं। ये जो है 1 से लेके 8 तक, चैप्टर 1 से लेके 8 तक, ये हमारा इस ब्रांच में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व में आता है। ये किस में आता है, विद्युत चुंबकत्व में आता है। और ये जो 8 चैप्टर है ना, ये हमारा एनसीईआरटी का भाग 1 में आता है, पार्ट 1 बुक में आ जाता है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स, उसमें 2 चैप्टर आता है, 9वां और 10वां। ये जो है आपका 40 मार्क्स का होता है,
अभी तो पैटर्न क्या है हम बताएं आपको, तो इसका डबल कर दीजिए आप, लगभग 28 मार्क्स का ये आपको ऑप्टिक्स देखने मिलता है, चैप्टर 9 और 10। ठीक है, और ये आपका हो गया 34 मार्क्स का रहता है, और इसका डबल कर दीजिए आप 68 मार्क्स। यानी कि यदि आप सिर्फ पहला बुक पढ़ लेते हैं ना, बुक 1, आपका 68 नंबर के मालिक हो गए आप, लेकिन अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें जो है ये आपका 22 मार्क्स का होता है, 22 मार्क्स का। ठीक है, और इसका डबल कर दीजिए आप, 44 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये चीज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां देखिए 34 14 कितना हो गया, 38 48, यहाँ पे ये आपका 14 और इधर 36 हो गया, ये दोनों मिला के 36 हो गया, ये आपका 34 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 70। ठीक है, इसका डबल हो गया। इसमें जो है, इसमें हमको आवेश से रिलेटेड चीज को पढ़ना है, आवेश से रिलेटेड चीज को पढ़ना है इसमें। इसमें हमको प्रकाश से रिलेटेड चीज को पढ़ना है। ठीक है, और इसमें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है हमको 5 चैप्टर। ठीक है, बात बताएंगे हम मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। अब जो हमारा यूनिट है, वो पहला यूनिट का नाम है, हमारे पास जो यूनिट है ना टोटल, वो कितने हैं, 10 यूनिट है। टोटल यूनिट क्लास 12 में कितने हैं, टोटल यूनिट कितने हैं, 10। और टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर 15। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एनसीईआरटी में तो 14 ही दिया हुआ है, तो फिर 15 कहाँ से हो गया। तो एनसीईआरटी का 2 बुक है, एक ओल्ड वाला है, एक न्यू वाला है। तो हम लोगों का जो बिहार बोर्ड है, उसमें हम लोगों को ओल्ड वाला लेके चलना है। ये दोनों बुक है, भाग 1 और भाग 2, आप देख सकते हैं, भाग 1 है ना, भाग 1 और भाग 2, ये पुराना वाला एनसीईआरटी का बुक है, पुराना वाला। तो हमको पुराना वाला एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और उसमें 15 चैप्टर है। न्यू वाला जो है वो, उसमें 14 चैप्टर है। तो आपको पुराना वाला लेके चलना है ना। तो पहला जो यूनिट है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। पहला यूनिट का नाम क्या है, पहला यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें 2 चैप्टर आता है, पहला और दूसरा इसी के अंतर्गत आता है। पहला का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये पहला चैप्टर का नाम है, क्लास 12 के पहला चैप्टर का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका 2 चैप्टर है, जो आपका पहला इकाई में आता है, पहला यूनिट में आता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अगर आप ये दोनों चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपका एग्जाम में इससे इससे जो है 16 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं है, क्यों सही नहीं है वो भी हम आपको दिखाएंगे, आगे वीडियो में बने रहिए। ये जो है 8 नंबर का आता है, तो अभी का पैटर्न ट्वाइस किया गया है, डबल किया गया है, तो आप 8 दूनी 16 समझ सकते हैं। ये 2 चैप्टर अपने को यूनिट 1 में पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट है, उसका नाम क्या है, धारा विद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमको एक चैप्टर पढ़ना है, वो है तीसरा चैप्टर, उसका नाम क्या है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तीसरा चैप्टर हो गया, या आप इसको क्या कह सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस यूनिट में केवल एक ही चैप्टर आता है, वो है तीसरा चैप्टर, और ये कितने मार्क्स का आता है, ये आपका 14 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का, 14 मार्क्स का।
तो 7 है, 7 का डबल कर दीजिए आप, तो 14 हो जाएगा। ये तीसरा चैप्टर हो गया हमारा, जो दूसरा यूनिट में आता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हमारा यूनिट है, तीसरा यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का चुंबकीय प्रभाव। इसमें दो दो चैप्टर आता है, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये जो होता है ये दोनों मिला के जो है 16 मार्क्स का हमको देखने के लिए मिलता है। हम एक एवरेज बता रहे हैं, है ना, जो कि अब यहां देखिए चौथा जो है हमारा वो क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका चौथा चैप्टर हो गया, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये क्या हो गया आपका चौथा चैप्टर हो गया। पांचवा देखते हैं हम लोग, पांचवा का नाम क्या है, चुंबकत्व तथा द्रव्य। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अभी बस हम लोग चैप्टर का नाम देख रहे हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका हो गया चुंबकत्व तथा द्रव। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, द्रव होता है, एक होता है द्रव। हम ये वाला द्रव लिखे, इसका मतलब पदार्थ होता है, और ये जो आप ठोस द्रव गैस पढ़े हैं वो वाला द्रव है। ठीक है, लिक्विड, तो ये नहीं लिखे हैं, है ना, इसका मतलब ये वाला द्रव, तो इस द्रव का मतलब है पदार्थ। ठीक है, वस्तु। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया तीसरा यूनिट, इसमें दो चैप्टर हो गया, चौथा पांचवा। फिर हम लोग देखते हैं चौथा यूनिट। चौथा यूनिट जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धाराएं, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है दो चैप्टर आता है, तो दो चैप्टर कौन कौन सा आ जाएगा, छठा और सातवां। छठा का नाम क्या है, छठा का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपका छठा चैप्टर हो गया। ठीक है, और जो हमारा सातवां चैप्टर है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारा सातवां चैप्टर है। यानी कि यूनिट 4 में हमको दो चैप्टर पढ़ना है, छठा और सातवां, और इससे जो है आपका 16 नंबर आता है, यानी कि 8 का डबल कर दीजिए आप। ठीक है, 16 नंबर का आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है, पांचवा यूनिट। ठीक है, और ये भाग 1 का, भाग 1 जो बुक है ना हमारा, उसका लास्ट यूनिट है भाग 1 का, है ना। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या नाम है इनका, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनका क्या नाम है, क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या नाम है, तरंगे। इसमें केवल एक चैप्टर आता है। ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का होता है, जो 6 मार्क्स का होता है। 3 इंटू 2 कर दीजिए, 6 मार्क्स का आता है। इसमें एक चैप्टर आता है, वो है 8वां चैप्टर, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, वही वाला विद्युत चुंबकीय, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपका 6 मार्क्स का आता है, बहुत छोटा चैप्टर है, और ये जो है तुरंत खत्म हो जाता है ना, 2 से 3 क्लास में समझिए
ऑफलाइन में खत्म हो जाता है। तो ये जो है इससे पहले जो है ये हमारा बुक जो है वो पार्ट 1 था। ठीक है, वो कौन सा बुक था? जैसे ये आपका हो गया पार्ट 1, ये आपका बुक कंप्लीट हुआ, एक बुक कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे जो है हम लोग देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 बुक देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमारा जो छठा जो यूनिट है उसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर आता है, नम्मा और दसवां। नम्मा का नाम क्या है? किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकीय प्रकाशीय यंत्र। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका नम्मा चैप्टर हो गया। ठीक है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी इंपोर्टेंट भी है। इसमें वही चीज पढ़ते हैं जो आप टेंथ में पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, बहुत सारा चीज है, काफी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी ये आपके लिए बिल्कुल नया होता है, इसका आप नाम भी नहीं सुने रहते हैं। तरंग प्रकाशिकी, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स ये हमारा 10वां चैप्टर हो गया। यानी छठा यूनिट में 2 चैप्टर आता है, नम्मा और 10वां। इसका वेटेज क्या है? 14 का 2 गुना कर दीजिए, यानी 28 मार्क्स का ये लगभग एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और काफी मजेदार चैप्टर है दोनों। ठीक है, ये आपको थोड़ा लग सकता है क्योंकि आप पहले नहीं पढ़े हैं, तो ये आपको थोड़ा सा लग सकता है नया, बाकी ये तो आप पढ़े ही हैं। ठीक है, वही सब 10th का दोबारा पढ़िएगा, आप थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है 7वां यूनिट। 7वां यूनिट जिसका नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, विकिरण और पदार्थ का द्वैत प्रकृति। तो ये आपका 11वां चैप्टर है। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर आता है, जो आपका यूनिट का नाम है वही चीज इस चैप्टर का भी नाम है सेम। ठीक है, ये आपका 11वां चैप्टर हो गया। ये जो है लगभग 8 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये ऑन एन एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये आपका वही जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का भी नाम है, 11वां हो गया। उसके बाद हमारा 8वां जो यूनिट है, 8वां यूनिट उनका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक। इसमें 2 चैप्टर आता है, 12वां और 13वां। 12वां और 13वां। 12वां का नाम क्या है? एटम्स, और 13वां का नाम क्या है? न्यूक्लियाई। तो एटम हो गया परमाणु, परमाणु, और ये हो गया आपका क्या हो गया? नाभिक। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है ना, ये 12वां और 13वां जो है, ये आपको जब आप पढ़िएगा ना, जैसे 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये जब पढ़िएगा आपको बिल्कुल एकदम 11th का केमिस्ट्री का याद आ जाएगा। 11th का केमिस्ट्री का याद आ जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का याद आ जाएगा 11th का। उसमें जो आप पढ़े होंगे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, है ना, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सब पढ़िएगा इसमें। ठीक है, इसमें पढ़िएगा। ठीक है, नाभिक वगैरह ये जो है, नाभिक में पढ़िएगा, न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारा चीज, न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत सारा चीज पढ़िएगा। तो ये जो है, ये 12वां और 13वां चैप्टर जो है वो आपका 8वां यूनिट में आता है। और ये कितने मार्क्स का आता है? ये लगभग आपको 12 मार्क्स का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 9वां यूनिट है। 9वां यूनिट जिनका नाम क्या है? 9वां यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका 14वां चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जैसे लॉजिक गेट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे इसमें जो है लॉजिक गेट हो गया, है ना, नंबर सिस्टम हो गया, फिर जो है जैसे आपको एनपीएन, पीएनपी, ये सब डायोड वगैरह, जितना संधि वगैरह होता है, जंक्शन वगैरह, ये सब चीज आपको देखने के लिए मिल सकता है। काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, मजा भी आता है। तो सेमीकंडक्टर, ये जो है आपको ये सब चीज आपको पढ़ना है। सेमीकंडक्टर कई कई जगह लिखा रहता है, कहीं कहीं जगह आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा हुआ रहेगा। इसमें जैसे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैटर के बारे में पढ़ना होता है, कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होता है, कुछ सिंपल सर्किट के बारे में, यानी सरल परिपथ के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है।
ठीक है, काफी मजेदार चैप्टर होता है और ये काफी स्कोरिंग चैप्टर भी होता है ये। ठीक है, ये 14वां हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी यूनिट के बारे में, जिनका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली। इसमें एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं संचार व्यवस्था, या संचार प्रणाली भी कई लोग बोलते हैं इसको, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपका आखिरी चैप्टर है, ये आपका आखिरी चैप्टर है। और ये जो है आपको, ये कितना मार्क्स का था, ये आपका हो गया 7 × 2, लगभग 14 मार्क्स का ये आपको अकेले देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और आखिरी चैप्टर जो है वो आपका 5 × 2, यानी डबल कर दीजिए आप, यानी 10 मार्क्स का ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये था आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हो गए 15, यूनिट कितने हो गए 10। आप ये देखें कि किस चैप्टर का जो मार्क्स वेटेज है वो कितना होता है। आपने ये भी देखा कि किस यूनिट में कितना चैप्टर आता है, वो भी देखा। अब हम लोग देखते हैं पिछले कुछ साल का, लगभग 5-6 साल का जो है हम लाए हैं आपके लिए। किस साल से 2026 है, 2026 है, 25 है, 24 है, 23 है, 22 है, 21 है। किस साल क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव कितना पूछा है, शॉर्ट टाइप कितना पूछा है, लॉन्ग टाइप कितना पूछा है। जैसे ये जो है ये आपका चैप्टर 1 का है, ये आपका चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 का नाम क्या था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जो ऑब्जेक्टिव आया था इस बार 6 ऑब्जेक्टिव आया था। शॉर्ट कितना आया था 1, और लॉन्ग कितना आया था 1, यानी टोटल जो है 13 नंबर का ये आपका पूछा था। और 25 में 10 आया था ऑब्जेक्टिव, 24 में 6 आया था, 10 आया था, 7 आया था। मतलब अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव इससे देखने के लिए आपको मिलता है। ये हो गया शॉर्ट टाइप 2, 25 में जो है 2 आया, 24 में जो है 3 आया, 23 में जो है 1 आया, 22 में 1 आया, 21 में 2 आया। लॉन्ग टाइप अगर आप देखते हैं तो 25 में 2 आया, 24 में 3 आया, 23 में 1 आया, 22 में, इस तरह से आप देखिए। तो मार्क्स जो है इसका लगभग 13, 19, टोटल जो है 12, 12, 14, लगभग आपका ये जो है एक चैप्टर 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। लेकिन हम आपको क्या बोले थे, ये क्या हो गया बैक, लेकिन हम आपको क्या बोले थे, हम आपको ये बोले थे कि भाई चैप्टर 1 और 2 से मिला के आपको 16 नंबर आएगा। यहाँ देखिए ये अकेले सिंगल पहला चैप्टर जो ये आपका 15 मार्क्स रखता है। ठीक है, उसका ये चैप्टर 2 का है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना आया है, शॉर्ट टाइप कितना आया है, लॉन्ग टाइप कितना आया है, और कितना मार्क्स का आया टोटल। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, इस तरह से आप देख सकते हैं। कभी 5, कभी 6, कभी 14, कभी 13, कभी 7, कभी 12, तो ऑन एन एवरेज आप 12 लीजिए। तो ये आपका चैप्टर 2 हो गया। तो दोनों मिला के हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है 15 हो गया, ये जो है 12 हो गया। दोनों को अगर आप लेते हैं ऑन एन एवरेज तो आपको 25 नंबर का आपको देखने के लिए मिल सकता है, लगभग लगभग। अब आप सोचिए कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़े तो आप पास कर गए ऐसे ही, क्योंकि पासिंग मार्क्स 21 है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं कि आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े और दूसरा पढ़ने लगे, ऐसा भी नहीं होता है। काफी इंटरकनेक्टेड चैप्टर होता है। पहला पढ़िएगा तभी दूसरा समझ में आएगा, दूसरा पढ़िएगा तभी तीसरा समझ में आएगा। और ये श्रृंखला जो है ना, आपको 1 से लेके, ये श्रृंखला आपको 1 से लेके 8 तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर का हो गया। ठीक है, फिर आपका ये चौथा का हो गया, ये जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चौथा का हो गया। ये आपका 5वां का हो गया। फिर ये आपका 6ठा का हो गया। ये जो है आपका 6ठा का हो गया। फिर ये आपका 7वां का हो गया। फिर ये आपका 8वां का हो गया। और इस तरह से आपका जो है पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है, पार्ट 1 बुक जो है कंप्लीट होता है। ये था मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, है ना। देख रहे हैं, तीसरा में देखिए कभी 16, कभी 5, 7, 11, देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए 6, 6, 10, 6, 7, इस तरह से जो है। हाँ, कई देखिए इसमें जो लॉन्ग टाइप नहीं आया है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइप नहीं आया तो नहीं पूछेगा,
आ सकता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। तो इसको आप एनालिसिस करके आप समझ सकते हैं कि हर चैप्टर जो है अपना एक वेटेज रखता है, कभी 11, कभी 12, कभी 8, कभी 24 भी। ये चीज़ आप देखिए, कभी 24 मार्क्स का भी पूछ दिया, कभी 3 मार्क्स का भी, कितना वेरिएशन है। यानी आपको ये पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यदि हम चैप्टर पहला पढ़ते हैं तभी हमको दूसरा चैप्टर समझ में आता है। ये श्रृंखला 1 से लेकर 8 तक पूरा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। पहला पढ़ेंगे तभी दूसरा समझ में आएगा, दूसरा पढ़ेंगे तभी तीसरा समझ में आएगा। इस तरह से 8 तक का एक हमारा ब्रांच है जिनका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्क्स वेटेज क्या है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 6, फिर ये आपका चैप्टर 7 जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ये टोटली समझिए ये मैथ्स है। अल्टरनेटिंग करंट जो है, प्रत्यावर्ती धारा, मैथ्स है पूरा, आपको मैथ्स ही दिखेगा। कैलकुलेशन सिर्फ डेरिवेशन है ना, और काफी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा 8वां चैप्टर जो कि अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्लास में खत्म किया जा सकता है। ऑफलाइन क्लास में हम लोग इसको 3 क्लास में खत्म करते हैं, ऑनलाइन में तो एक ही क्लास में खत्म हो जाए। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा, तो गिना चुना टॉपिक है। अगर देखा जाए तो 7 से 8 टॉपिक है, ठीक है। तो इसका वेटेज देखिए आप, है ना, क्या है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कितना है ना, पिछले 5 साल का है, 1 2 3 5 साल का है, देखिए आप। फिर ये हमारा अब यहाँ से शुरू होता है हमारा बुक पार्ट 2। ये पार्ट 2 होता है, ये जो है हमारा पार्ट 2 है। अब देखिए यहाँ पे, ये हमारा पार्ट 2 मतलब ये हो गया 9वां चैप्टर, ठीक है। 8 तक उधर हो गया, 6 3 2 22 नंबर हो गया, 4 2, ये देखिए यहाँ पे ईयरली दिया हुआ है, देखिए। अब देखिए कभी 11, कभी 9, कभी 9, कभी 7, है ना। अच्छा खासा वेटेज है इसका। और ये वही चैप्टर है जो आप 10th में पढ़े हैं, पर इसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वो जो मानव नेत्र, ये सब इसी में आ जाएगा 9वां चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद फिर 10वां देखिए आप, 10वां से 10 11 3 2 2। अभी देखिए रिसेंटली कितना पूछा है, इस बार जो एग्जाम हुआ 10 नंबर का दे दिया, अच्छा खासा वेटेज है। फिर ये आपका 11वां चैप्टर है, ये आपका 10वां था और ये आपका 11वां है। तो 11वां 6, काफी छोटा चैप्टर है, ठीक है, और आसान भी है। और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। ये जो है आपका यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स शुरू होता है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से, 11 से 15 तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका क्या है, 12वां है ये, इसका वेटेज देख लीजिए, 5 4 11 13 7, है ना। क्या वेटेज है इसका, एवरेज लेके चलिए आप, लगभग 8 नंबर लेके चलिए, है ना, एवरेज। फिर ये आपका 13वां हो गया, 7 10 9, तो इसका एवरेज आप लेके चलिए, 9 लेके चलिए एवरेज, है ना। फिर आपका ये हो गया 14वां चैप्टर, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इससे, है ना, देखिए। और ये आपका लास्ट है 15वां, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। तो ये जो है, ये आप यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपका रियल एनालिसिस होगा कि किस साल किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया इधर से पार्ट 2 हो गया, भाग 2 हो गया बुक का, ठीक है। ये था हमारा मार्क्स का, मार्क्स को हम लोग एनालिसिस किए ईयर वाइज, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो है ना, ये आपका क्या है, फिजिक्स का पेपर है इस बार का, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा। यहाँ से देखिए सेक्शन बी है और यहाँ पे सेक्शन ए था। तो सेक्शन बी में आपको शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप देखने के लिए मिलेगा। ये आपका लॉन्ग टाइप हो गया, लॉन्ग टाइप देखिए, ये सेक्शन बी ही है ना, 2 ही सेक्शन हो, सेक्शन ए सेक्शन बी। ये सेट का नाम है सी, ये सेट है सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब हम रियल चीज पे बात करते हैं, जो मेन चीज है उस पर बात करते हैं। अब इसमें आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, मेरी भूमिका क्या होगी, और हम दोनों को मिला के हमारी जो होती है ना, आई और यू मिला के उसका भूमिका क्या होगा, उसको देखते हैं। आपको 2-3 जगह ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि आप 40% मेहनत कर रहे हैं और हम 60% करें, तो ये फिर 100% के आसपास हुआ। वैसे फिजिक्स में कहा जाता है कि कोई भी जो किसी भी चीज का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, तो 99% ले लीजिए आप, ठीक है।
अगर आपका भूमिका और मेरा भूमिका मिलेगा तो ये 100% हुआ, ठीक है। लेकिन आपका भूमिका नहीं है और मेरा भूमिका है, ठीक है, तो ये 60% नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। इसका जो गणित का जो है ना, मतलब जोड़ने का जो है वो 0 हो जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम नहीं पढ़ेंगे और टीचर पढ़ा दे तो हमको आ जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं आएगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो नहीं आएगा। कनेक्टेड होता है, एकदम बिल्कुल कनेक्ट रहेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें जब आप हम भी मेहनत करें और आप भी मेहनत करें तो फिर ये जो है ज़बरदस्त तरीके से होगा और आपका जो सपना है 95 प्लस का वो आपका पूरा होगा। इसमें आपका भी योगदान, आपका भी साथ होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 95 प्लस कैसे लाया जाता है फिजिक्स में, ठीक है, कैसे ला सकते हैं आप। 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को मिस नहीं करना है। अब इसे पढ़ रहे हैं तो जो छूटा है उसको कवर कर लेना है, ताकि अगला कोई टॉपिक में दिक्कत ना हो, क्योंकि किसी भी टॉपिक का यूज जो है अगले किसी भी टॉपिक में हो सकता है। तो क्लास नहीं मिस करना है, पहला बात। दूसरा क्या, जो आपका मैथ्स है ना, बेसिक मैथ जो कि हम आपको शुरू में ही बताए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तीसरा क्या, इसी में आता है ये कैलकुलेशन जो है आपका, कैलकुलेशन को थोड़ा देख लेना है, कैलकुलेशन कैसे मजबूत होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या क्या है, डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना है। हर एक डेरिवेशन को 3 बार 4 बार लिखिए, है ना, जहां दिक्कत हो वहां पूछिए। डेरिवेशन को बार बार लिखिए, है ना, तभी वो याद होगा, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। फिर न्यूमेरिकल बनाइए, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाइए, है ना। और जो नोट कॉपी होता है ना, उसका रिवीजन बार बार करिए। यदि आप कॉपी पढ़ लेते तो समझिए कि आपका 100% जो क्वेश्चन रहेगा ना वो कॉपी से ही रहेगा, कॉपी से भी बाहर नहीं रहता है, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्लास रेगुलर करना है ना। कैलकुलेशन पे थोड़ा काम कर लेना है, डेरिवेशन को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाना है और कॉपी जो है ना उसको बार बार रिवीजन करना है। यदि आप इतना काम कर लेते हैं तो फिर आपका 95 प्लस क्या वो 100 भी आ सकता है, ठीक है। और अभी का जो पैटर्न है वो बहुत हल्का है, बहुत आसान है। आप सोच के देखिए, 70 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से चुन के आपको 35 बनाना है। 35 इधर का तो टेंशन ही नहीं है। यदि आप रेगुलर क्लास करते हैं तो 35 में 35 आप ऐसे ही यूं ज्यादा ही बन जाएगा। आपको आप छोड़ के आइएगा, आपसे बनेगा आप छोड़ के आइएगा, 35 बनाना है। लॉन्ग टाइप के लिए आपको वही बोले, डेरिवेशन पे ध्यान देना है और जो डेरिवेशन डेरिवेशन पे ध्यान देना है। डेरिवेशन और जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा पढ़ना, डेरिवेशन ही पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। कई बार जो है होता है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मानव नेत्र और उसका उपचार जो है, जो कि इस बार हम गैस किए थे, आया भी था, ठीक है। उसके बाद जो है, अब आपको मोटिवेशन चाहिए या फिर आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं। तो मोटिवेशन जो है ना ये आपको नहीं चाहिए, आप खुद को डिसिप्लिन में रखिए। अब डिसिप्लिन में रखने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है किसी से अच्छे से बात ही करना। यदि आप टाइम पे जगते भी हैं तो वो भी डिसिप्लिन में ही आता है। यदि आप आज का पढ़ा हुआ आज ही पढ़ लेते वो भी आप समझिए डिसिप्लिन में ही है। यदि आप समय से खाना खाते वो भी डिसिप्लिन में ही आता है। मोटिवेशन जो है ना एक आग की तरह है, जो कुछ देर आपको मोटिवेट करेगा फिर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो वो चीज आपको बहुत आगे ले जाता है, बहुत ज्यादा आगे, है ना। नहीं होता जैसे माचिस का, जैसे हम लोग जलाते हैं तो एकदम कितना जोर से एकदम आग निकलता है, फिर एकदम शांत हो जाता है अचानक से। तो वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको, अपने आप को देख के मोटिवेट होना है, मम्मी पापा को देख के मोटिवेट होना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए अपने आप को निखारना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो डिसिप्लिन में रह के होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, डिसिप्लिन का मतलब इतना नहीं होता है कि हम समय से मतलब किसी से अच्छे से बात कर लें, ये नहीं होता। डिसिप्लिन में सब चीज़ आता है। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, टाइम से पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपका सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप समय से खा रहे हैं कि नहीं, टोटल चीज आ जाता है, टोटल। तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि मोटिवेशनल लाइन पढ़ के सिर्फ मोटिवेट हो रहे हैं, अब पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, हम आपको बताए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। एक बार हम लोग देख लेते हैं। और आपका स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए। स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है
स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आपको लिंक जो है हम दे देंगे नीचे, ठीक है, उससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, तो जो कि हम दे देंगे आपको नीचे। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आया होगा, स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए जिससे आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल आपको तो हम बताए हैं कि लिंक आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा और यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। यही था आज का सेशन, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सर स्टॉप कर दें।